राष्ट्रपति पद चुनाव के दौरान नए आर्थिक सुधारों की घोषणा को राजनीतिक मुद्दा बनाने वाली इंदिरा गांधी ने कुछ ही समय बाद कहा कि आर्थिक मामलों में अब तत्काल नए कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात पर कई समाचार पत्रों ने उनकी आलोचना की थी। एक अखबार ने लिखा था, कुर्सी सलामत, इनकलाब अब धीरे धीरे। यहीं से इंदिरा गांधी का एक नया आक्रामक रोल शुरू हुआ था। किसी भी तरह से सत्ता पर रहने या किसी भी कीमत पर उसे जीतने का जो बीज बोया गया था वह बड़ा होने लगा था और जून 1975 आते आते एक बड़े पेड़ के रूप में विकसित हो चुका था। कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद संसद के दोनों सदनों में इंदिरा गुट अल्पमत में आ गया। प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाए रखने के लिए इंदिरा गांधी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अन्य छोटे दलों और निर्दलियों की मदद लेनी पड़ी। उन्होंने अचानक राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स और अन्य विशेषाधिकार समाप्त करने की घोषणा कर दी। उस समय करीब 15 करोड़ की आबादी के साथ 40% भूभाग पर इन राजा महाराजाओं का शासन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नज़दीकी वीपी मेनन ने अपनी किताब भारतीय राज्यों का एकीकरण में लिखा है, If one were asked to name the most important factors that have contributed to the stability of the country, there is little doubt that one would mention at once two factors. The first being the integration of the Indian states, and the second, a constitutional framed with the willing consent of the people. यानी यदि किसी को बताने के लिए कहा जाए कि वह देश में स्थिरता लाने वाले सबसे महत्वपूर्ण आधार का जिक्र करे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह दो तत्वों का जिक्र करेगा। पहला, भारतीय रियासतों का एकीकरण और दूसरा, सभी की सहमति से रचा गया संविधान। न्याय के जानकार मोहम्मद अली करीम छागला, जो केंद्र में मंत्री रहे थे, उनका भी कहना था कि प्रिवी पर्सों का उन्मूलन या उन्हें हटाना भारत के साथ रियासतों के एकीकरण के समय किए गए इकरारनामे का विश्वासघात था, वचन भंग था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने यह कदम केवल सस्ती वाहवाही लूटने के लिए उठाया। उन्होंने 20 अगस्त 1970 में द हिंदू में कहा था, द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट हैव फॉरगॉटन ऑल ऑफ ए सडन द मोरल एंड लीगल ऑब्लिगेशंस दैट अटैच टू द कॉन्वीनियंस नॉर द सैक्रिफाइसेस इन टर्म्स ऑफ पावर, prestige and money in return for which the privy purses and privileges were accorded to the princess by constitutional guarantees. As recently as early this month, Mrs. Gandhi had recalled their constructive role in the integration of the country after independence and their generous contribution to the political, social and cultural life of the country. प्रिवी पर्स समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन की ज़रूरत थी। इसके लिए इंदिरा गांधी को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत का समर्थन चाहिए था। लोकसभा में तो ये 2/3 बहुमत से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में 1 वोट के अंतर से गिर गया। इस पर उन्होंने राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी कराया था। विशेषाधिकार समाप्त हो जाने के बाद राजा महाराजाओं ने अपने राजमहलों को होटलों में बदलकर आमदनी के नए स्रोत ढूंढ लिए और अपनी पुरानी जीवन शैली को बचाए रखा। आम लोगों, विशेषतः गरीबों को यह लगा कि राजा महाराजाओं के राजसी वैभव पर प्रहार से उन पर किया जाने वाला खर्च अब गरीब जनता के पास आएगा। अपने से अधिक समृद्धशाली और शक्तिशाली व्यक्ति की हैसियत में घटौती होने से बहुत से लोगों को एक प्रकार का सुख प्राप्त होता है। समाज में यही हो रहा था। कमज़ोर वर्गों के लोगों को यह लगा कि इंदिरा गांधी गरीबों को मजबूत करने की ओर बढ़ रही है और ठीक इसी समय उन्हें गरीबों की मसीहा के तौर पर पेश किया जाने लगा। यह सब जानते हैं कि गरीबी हटाओ यह नारा 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ था, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इस नारे की रचना किसने की थी। इस नारे का निर्माण किया था मलयालम नाटककार और जनसंचार विशेषज्ञ NM ओमचेरी ने, जो उस समय साउथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशंस में पढ़ाते थे। एक बार उन्होंने कलाकारों से पूछा था कि अगले चुनाव में वे किसे वोट देंगे,
कलाकारों ने एक स्वर में कहा था इंदिरा जी को। यह पूछे जाने पर कि क्यों वो इंदिरा जी को क्यों वोट देंगे, कलाकारों ने कहा था कि क्या इंदिरा जी ने उस दिन नहीं कहा था कि वे गरीबी को हटा देंगी। और बस यहीं से ओम चेरी को आइडिया मिल गया। उन्होंने 2 पोस्टर तैयार कराए। एक में कहा गया था इंदिरा कहती हैं गरीबी हटाओ, विरोधी कहते हैं इंदिरा हटाओ, आप चुनिए। और दूसरा पोस्टर इसी विषय का रूपांतर था। दोनों पोस्टर श्रीमती गांधी के पास ले जाए गए और उन्होंने दोनों पोस्टर को परमिशन दे दी। उस समय सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता निकिता ख्रुश्चेव ने एक बार कहा था कि राजनीतिज्ञ सब जगह एक जैसे होते हैं, जहाँ कोई नदी नहीं भी होती वहाँ पर भी वे पुल बनवा लेने का वायदा कर देते हैं। वस्तुतः लुभावने वादे करने और हसीन सपने दिखाने पर ही राजनीति की गाड़ी चलती है। गरीबी हटाओ का नारा देकर इंदिरा गांधी ने यह कबूल किया था कि देश में गरीबी मौजूद है और यह सबसे बड़ी समस्या है। लोगों को यह लगा कि इंदिरा गांधी गरीबी हटाकर ही दम लेने लगेंगी। इस नारे ने करोड़ों गरीबों में नई आशा को भर दिया। चुनाव में मिली तूफानी सफलता से इंदिरा गांधी का आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गया। उनका कद अचानक ऊंचा हो गया। उनकी चाल में एक शाही अंदाज आ गया था और अब पार्टी संगठन और सरकार पर उनका एकाधिकार हो चुका था। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ नारे के महज 2 वर्षों के अंदर ही गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ी थी और व्यापारी समुदाय हर तरह से सरकार का एहसानमंद था। 2 वर्ष लगातार सूखे और अन्य कारणों से भी वस्तुओं की कीमतें काफ़ी बढ़ गई थी। आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ गए थे और इन सबके विरुद्ध बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आरंभ हुए आंदोलन को जिस तरीके से निपटने का प्रयास किया गया, उससे स्थिति और भी बिगड़ती चली गई और आंदोलन देश के अन्य भागों में फैलता चला गया। इंदिरा गांधी की धमाकेदार जीत के बाद ये समझा गया था कि अब सरकार चलाना काफ़ी सुगम हो जाएगा, लेकिन एक के बाद एक नई समस्याएं खड़ी होती गई। पड़ोसी देश पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल का सीधा असर भी भारत पर पड़ा। पाकिस्तानी फौज ने बंगालियों के शांतिपूर्ण प्रतिरोध को कुचलने के लिए दमनकारी कार्रवाइयों और रक्तपात का सहारा लिया। 1970 में पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की जीत से जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तानी जनरल याह्या खान खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि शेख मुजीब प्रधानमंत्री बने और सत्ता की बागडोर उनके हाथ में चली जाए। इसीलिए पाकिस्तान की फौज ने बंगालियों के शांतिपूर्ण प्रतिरोध को कुचलने के लिए दमनकारी नीतियों और खून खराबे का सहारा लिया। इस पर शेख मुजीब ने पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश के रूप में स्वाधीन देश घोषित कर दिया। मुजीब को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पूर्वी बंगाल में गृहयुद्ध आरंभ हो गया। भारत ने पूर्वी बंगाल के युवकों द्वारा पाकिस्तान सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध गठित मुक्ति वाहिनी को अपना सहयोग समर्थन प्रदान किया। पाकिस्तान फौज के घनघोर जुल्म से बचने के लिए लाखों की संख्या में पूर्वी बंगाल के निवासी शरणार्थी के रूप में भारत आने लगे। प्रारंभ में इनमें बड़ी संख्या हिंदू शरणार्थियों की है और बाद में मुस्लिम शरणार्थियों की भी संख्या बढ़ जाने से यह 1 करोड़ तक पहुंच गई। एक समय तो ऐसा लगा कि ये कभी वापस नहीं जाएंगे। भारत इतना बड़ा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बोझ उठाने की स्थिति में नहीं था। मुक्ति वाहिनी से निपटने के प्रयास में पाकिस्तान ने कई बार भारत की सीमा पर गोले बरसाए। भारत के पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह अपनी सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी और इसका सारा दायित्व भारत पर मढ़ने की कोशिश की। उसने 3 दिसंबर 1971 को अचानक भारत के 12 हवाई अड्डों और अन्य ठिकानों पर बमबारी कर भारत को युद्ध का न्योता दे दिया, लेकिन उसकी चाल नाकाम रही। हमला होते ही भारत के राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। भारत ने संघर्ष के स्रोत को ही खत्म करने का निर्णय ले लिया। भारतीय सेनाएं पूर्वी बंगाल में प्रवेश कर पाकिस्तानी फौज को खदेड़ते हुए ढाका तक पहुंच गई और भारतीय सेना की पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सम्मुख पाकिस्तानी फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को आत्मसमर्पण करना पड़ा और इसके साथ ही
भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया। भारत पाक युद्ध में भारत की निर्णायक विजय और बांग्लादेश के उदय का श्रेय भारतीय सेना के अधिकारियों के रण कौशल और देशभक्तों के साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिया गया, जिन्होंने कूटनीतिक कौशल और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। अगस्त 1971 में इंदिरा गांधी ने दूरदर्शिता प्रदर्शित करते हुए सोवियत संघ से शांति, मैत्री और सहयोग संधि कर ली, जिसका परिणाम यह हुआ कि चीन ने भारत पाक युद्ध में कूदने की जोखिम मोल नहीं ली। इस पर भारतीय संसद में सभी दलों के सदस्यों ने इंदिरा गांधी की भरपूर प्रशंसा की और उनका करिश्माई व्यक्तित्व उभर कर आया। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान के बीच शिमला में हुए समझौते में कश्मीर मसले का अंतिम फैसला होने से रह गया, जबकि भारत उस समय बहुत मजबूत स्थिति में था और अपनी बात मनवा सकता था। वह कश्मीर में स्थायी शांति के लिए पाकिस्तान को अपनी शर्तों पर मजबूर कर सकता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया, जिसका खामियाजा भारत आज तक भुगत रहा है।